बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चे सर्जरी के हर्निया के टॉपिक्स की डिस्कशन हमारी कंटिन्यू होगी और ये हमारा लास्ट लेक्चर होगा जिसके अंदर हम लोग लास्ट टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं, दैट इज़ इंसिजनल हर्निया। इंसिजनल हर्निया के केसेस इलेक्टिव ओटी में बहुत कॉमनली ऑपरेट किए जाते हैं। आपने देखा होगा इमरजेंसी के अंदर अक्सर जो पेशेंट्स आते हैं जिनकी हम लोग जो एक्यूट एब्डोमेन के साथ प्रेजेंट करते हैं, पेन एब्डोमेन के साथ प्रेजेंट करते हैं और जिनका अल्ट्रासाउंड अनरिमार्केबल होता है या हमें कोई सिग्निफिकेंट फाइंडिंग उनकी नहीं मिल पाती, तो हमें उनकी कुछ केसेस के अंदर एक्सप्लोरेटरी लेप्रोटमी करनी पड़ती है। यानी कि उस उनके पेट को खोल के मिड लाइन इंसिजन के थ्रू एक्सप्लोर करना पड़ता है कि क्या ऐसी पैथोलॉजी है जो कि इन्वेस्टिगेशंस पे नहीं आ पा रही और पेशेंट पेन के साथ प्रेजेंट कर रहा है। काफ़ी दफ़ा ऐसी प्रेजेंटेशन हॉस्पिटल्स में देखी जाती है, ठीक है? तो ख़ास तौर पे जो एक्सप्लोरेटरी लेप्रोटमी के पेशेंट्स होते हैं, क्योंकि उनकी मिड लाइन इंसिजन से फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये एब्डोमेन है, तो मिड लाइन इंसिजन को हम लोग यूज़ करते हुए एक्सप्लोरेटरी लेप्रोटमी परफ़ॉर्म करते हैं। तो ये ही पेशेंट्स बेसिकली बाद में आपको मिलते हैं कि जब आपने उनकी एक्यूट कॉजेज़ को ट्रीट करके उनको घर भेज दिया है, तो काफ़ी सालों बाद वो आते हैं लंप्स की प्रेज़ेंटेशन के साथ कि उनके एब्डोमेन के मिड लाइन के अंदर कोई गट का लूप बल्ज कर रहा है या निकल रहा है और यूजुअली इसको हम कहते हैं कि ये इंसिजनल हर्निया है, ठीक है? यानी कि कहने का ये मतलब है कि ऐसे पेशेंट्स जो कि पास्ट में ऑपरेट हुए हैं, ख़ास तौर पे एक्सप्लोरेटरी लेप्रोटमी के, वो बाद में काफ़ी सालों के बाद प्रेज़ेंट कर सकते हैं एज़ अ केस ऑफ इंसिजनल हर्निया कि इतने साल पहले जो आपने इंसिजन दिया था, वो वीक पड़ गया है और वहाँ से डिफेक्ट जो डेवलप हुआ है, तो अब वहाँ से जो आपका इंट्रा एब्डोमिनल विसरा है, इंट्रा एब्डोमिनल जो आपका गट का लूप है, वो निकल के बाहर आ रहा है। तो जो हमारा आज का बेसिक टॉपिक ऑफ डिस्कशन होगा, ये इंसिजनल हर्निया होगा। इंसिजनल हर्निया बाकी भी और जो डिफरेंट जगहों पे इंसिजन्स डिफरेंट ऑपरेशंस में जो हों, वहाँ पे भी डेवलप कर सकता है। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ़ एक्सप्लोरेटरी लेप्रोटमी के केसेस के अंदर ही इंसिजनल हर्निया जो है वो डेवलप करे। कोई भी ऐसी सर्जरी जिसके अंदर हमें ओपन सर्जरी करनी पड़ी या इवन लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज़ के अंदर भी के बाद भी मतलब उन केसेस के अंदर भी इंसिजनल हर्निया डेवलप कर सकता है। तो सबसे पहले बच्चे एमसीक्यू से रिलेटेड कुछ 2-3 इम्पोर्टेंट बातें कि लेप्रोटमी के जो इंसिजन्स होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया एक्सप्लोरेटरी लेप्रोटमी के, तो लेप्रोटमी के 10 टू 15% केसेस जो होते हैं वो इंसिजनल हर्निया के हो सकते हैं, ठीक है? यानी कि इंसिजनल हर्निया के 10 टू 50% केसेस जो हैं वो डेवलप करते हैं ड्यू टू एक्सप्लोरेटरी लेप्रोटमी और 1 टू 5% जो आपके केसेस हैं इंसिजनल हर्निया के, वो डेवलप करते हैं ड्यू टू लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज़, ठीक है? अब आपको मैंने ये वाली बात पहले भी काफ़ी दफ़ा बताई है कि लैप्रोस्कोपिक सर्जरी एक लेस इन्वेसिव सर्जरी है जिसके अंदर आप लोग एब्डोमेन में डिफरेंट जगहों पे सिर्फ 1 टू 2 सेंटीमीटर के जो इंसिजन्स हैं वो दे के अपनी पोर्ट्स इंसर्ट करते हैं और सर्जरी परफॉर्म करते हैं। तो इन छोटे-छोटे इंसिजन साइट से भी इंसिजनल हर्निया डेवलप कर सकता है जिसका जो रेट है वो 1 टू 5% है। इंसिजनल हर्निया आपका जो वाइवा का बहुत टिपिकल लॉन्ग केस के तौर पे आता है, जिसमें एग्ज़ामिनर सबसे पहले जो आपसे कॉमनली क्वेश्चन पूछता है, वो यही पूछता है कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल बनते हैं इंसिजनल हर्निया के डेवलपमेंट के लिए। तो आपकी बुक के अंदर इन फैक्टर्स को 3 कैटेगरीज़ में डिवाइड किया है और ये 3 जो आपके फैक्टर्स हैं, ये आप लोगों को टिप्स पे आने चाहिए। पेशेंट रिलेटेड फैक्टर्स, वुंड रिलेटेड फैक्टर्स, ठीक है? और आपके सर्जरी रिलेटेड या सर्जिकल जो फैक्टर्स हैं, वो कौन-कौन से हैं। अब आप देखो पेशेंट रिलेटेड फैक्टर्स के अंदर आ सकता है जैसे पेशेंट की ओबेसिटी आ सकती है, इसके अलावा पुअर हीलिंग आ सकती है, मॉल न्यूट्रिशन आ सकती है। अगर पेशेंट स्टीरॉइड्स पे है तो ये इसकी एक कॉज़ बन सकती है कि उसकी हीलिंग अच्छी ना हो। क्रॉनिक कफ आ सकती है, कैंसर आ सकता है किसी भी किस्म का। वुंड रिलेटेड फैक्टर्स की अगर बात की जाए बच्चे, तो अगर पेशेंट की जो क्वालिटी है टिश्यूज़ की वो ही पुअर हुई हुई है, जैसे स्टीरॉइड्स की वजह से भी पुअर हो जाती है स्किन की नेचर, ठीक है? वुंड के अंदर अगर किसी किस्म का इन्फेक्शन प्रेज़ेंट है, कोई माइक्रोबियल एजेंट है, तो उसकी हीलिंग डिलेड हो सकती है। सर्जिकल फैक्टर की अगर बात की जाए, तो आपने सूचर मटेरियल जो है वो एप्रोप्रिएट वाला नहीं यूज़ किया या जो आपकी सूचर की टेक्नीक थी वो गलत थी, वो नहीं आपने सही की, उसकी प्लेसमेंट सही नहीं हो सकी। तो ये फैक्टर्स आपकी टिप्स पे होने चाहिए और ये आपके एससीक्यू का क्वेश्चन भी है, 3 मार्क्स का, 2 मार्क्स का आपको आ सकता है। ठीक हो गया? उसके बाद बच्चे अगर हम लोग इसके क्लिनिकल फीचर्स की बात करें, तो क्लिनिकल फीचर्स के अंदर मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। तमाम हर्नियाज़ जो हैं आपको पता है कि वो प्रेज़ेंट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ सम काइंड ऑफ स्वेलिंग, ठीक है? जो कि अपनी यूजुअल लोकेशन पे
जो जिस गट को होना चाहिए वो वहाँ पे नहीं प्रेज़ेंट। जैसे मैं आपको दिखाऊँ, अगर ये एक बंदे का नॉर्मल एब्डोमेन है और ये मैंने अम्बिलिकस शो किया है, तो मैं कहूँ कि उसका मिड लाइन के ऊपर अगर मुझे एक बल्ज दिखाई देता है ऐसे करके, तो मैं इसको कैटेगराइज़ कर सकता हूँ, अगर उसकी पहले हिस्ट्री है, किसी भी किस्म की मेजर ऑपरेशन की और इंसिजन का मार्क प्रेज़ेंट है, तो मैं कह सकता हूँ कि ये इंसिजन साइट हर्निया है। तो लोकलाइज़्ड स्वेलिंग की फॉर्म में यूजुअली ये प्रेज़ेंट करता है। इसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए कि ये विद टाइम इंक्रीज़ करता जाता है साइज़ के अंदर, जो इंसिजनल हर्निया होता है, ठीक है? तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ये पता होनी चाहिए कि जो इसकी ओवरलाइंग स्किन होती है, वो बिल्कुल थिन होती है, एट्रोफिक होती है। और इवन स्किन के अंदर चेंजेस जो आ जाएँ, फॉर फॉर एग्ज़ाम्पल स्किन थिन तो हो ही रही है, लेकिन साथ ही साथ गट क्योंकि उसको सराउंड कर रहा है, गट का प्रेशर भी वहाँ पे आ रहा है, गट की वजह से एट्रोफी भी डेवलप कर रही है, तो वास्कुलर डैमेज भी उस ओवरलाइंग स्किन का हो जाता है, जिसकी वजह से डर्माटाइटिस भी डेवलप कर सकता है। एक और बहुत इम्पोर्टेंट बात आपने याद रखनी है कि इंसिजनल हर्निया के केसेस हमें इमरजेंसी में भी, इंसिजनल हर्निया का पेशेंट था, है, उसको हर्निया काफ़ी अरसे से, लेकिन अचानक वो इमरजेंसी में प्रेज़ेंट करता है, क्यों? क्योंकि उसको अटैक हो सकता है इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन का। ऐसा भी हो सकता है कि जो उसका गट का लूप बल्ज कर रहा है, वो किसी न किसी जगह पे एन्ट्रैप्ड हो जाए, किसी जगह पे उसके अंदर ऑब्स्ट्रक्शन डेवलप कर जाए। तो इस ऑब्स्ट्रक्शन के साइन्स के साथ या स्ट्रैंगुलेशन के साइन के साथ भी इंसिजनल हर्निया प्रेज़ेंट कर सकता है। ये आपको मैंने सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स बता दिए कि कैसे-कैसे आपको सिनेरियो में क्वेश्चन दिया जा सकता है। यूजुअली इंसिजनल हर्निया के केस में आपको हिस्ट्री दी जाती है कि पेशेंट की कोई सर्जरी हुई है, कोई पुराना प्रीवियस ऑपरेशन कितना अरसा पहले हुआ है। लेकिन आप यूजुअली ये नहीं कहते कि मैं कहूँ कि 1 हफ्ता पहले सर्जरी हुई है और आप साथ ही कहें कि अब इंसिजनल हर्निया बन गया है। इंसिजनल हर्निया को डेवलप करने के लिए कम से कम कुछ ईयर्स का टाइम लगता है। ठीक हो गया? ये जितने इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स थे, ये मैंने आपको बताए। एक और चीज़ मैं यहाँ पे और हाइलाइट कर दूँ कि ऑब्स्ट्रक्शन होना जो है, जैसे मैंने आप लोगों को पहले स्टार्ट में ही लेक्चर के डिफरेंसेस बताए थे हर्निया के, कि ऑब्स्ट्रक्शन और स्ट्रैंगुलेशन में क्या फ़र्क है। तो इंसिजनल हर्निया के केसेस में ऑब्स्ट्रक्शन कॉमन है, लेकिन स्ट्रैंगुलेशन यूजुअली कॉमन नहीं है। स्ट्रैंगुलेशन इज़ अ रेयर थिंग दैट इज़ अनरिलेटेड टू या लेस लाइकली रिलेटेड टू इंसिजनल हर्निया। ओके बच्चे, अगर अब हम लोग इसके मैनेजमेंट की बात करें कि हमें इंसिजनल हर्निया को ट्रीट कैसे करना है, तो कुछ इसकी बेसिक हेडिंग्स जो बेले के अकॉर्डिंग है वो मैं आपको करा दूं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसके प्रिंसिपल्स ऑफ सर्जरी क्या हैं इंसिजनल हर्निया की मैनेजमेंट के लिए। तो बच्चे, चूंकि इंसिजनल हर्निया किसी मस्कुलर लेयर का डिफेक्ट है, तो जो मसल का डिफेक्ट है उसको होल लेंथ को आपने रिपेयर करना है, जितना भी डिफेक्ट है, ठीक है। तो होल लेंथ रिपेयर, ये इसका पहला प्रिंसिपल है। दूसरा प्रिंसिपल जो इसका इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जो आपकी मस्कुलोफेशियल लेयर्स हैं, यानी कि रेक्टस शीथ वगैरह है, लिनिया एल्बा है, उसकी अप्रोप्रिएट अप्रोक्सीमेशन होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर उनकी अप्रोक्सीमेशन अच्छी नहीं होगी, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ये एक साइड का रेक्टस मसल है, ये दूसरे साइड का, इनके बीच में बच्चे अगर सूचर मैं अच्छे तरीके से नहीं करता, तो यहाँ पे तो डिफेक्ट परसिस्ट करेगा, इस डिफेक्ट में से गट किसी भी वक्त निकल सकता है। तो मस्कुलोफेशियल अप्रोक्सीमेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थर्ड सेकंड प्रिंसिपल, जो कि आपने मेंशन करना है, जिस पे हम लोग फोकस करते हैं इंसिजनल हर्निया की सर्जरी करते हुए। इसके अलावा मैश आपने देख के रखना है। अगर किसी भी किस्म का कोई इन्फेक्शन प्रेजेंट है, कॉन्टामिनेटेड फील्ड है, या फिर बावल को रिजेक्ट करना पड़ रहा है, तो मैश की प्लेसमेंट जो है वो कंट्रोवर्शियल हो जाएगी। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि फिर यूजुअली हम लोग मैश नहीं रखते और टू स्टेज्ड ऑपरेशंस करते हैं, कि पहले इन्फेक्शन को रिजॉल्व होने देते हैं, और इन्फेक्शन जब रिजॉल्व हो जाए तो सेकंड स्टेज सर्जरी में फिर मैश की प्लेसमेंट करते हैं। और चौथा इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है कि अप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक्स जो हैं वो पेशेंट को मिलनी चाहिए किसी भी किस्म की सूरत में सर्जरी में, इवन अगर वो इन्फेक्टेड नहीं भी है तो भी, ठीक है। अब हम देखते हैं कि बच्चे इसके लिए सर्जिकल ऑप्शंस कौन कौन से अवेलेबल हैं इंसिजनल हर्निया के ट्रीटमेंट के लिए। तो दो तरह के अवेलेबल हैं, और वही पुराने हमारे ओपन ऑप्शंस और लैप्रोस्कोपिक ऑप्शंस। जो ओपन ऑप्शन है उसमें काफी सारे प्रोसीजर्स के नाम आप लोग पहले भी पढ़ चुके हो, अभी भी मैं बता देता हूँ। जैसे आपका मायो रिपेयर है, जैसे आपका कील रिपेयर है, जैसे आपका डी सिल्वा रिपेयर है। हम लोग इन प्रोसीजर्स की डिटेल्स में बिल्कुल भी नहीं जाने वाले, क्योंकि दे आर ऑब्सोलीट प्रोसीजर्स। ओपन जो सर्जरी है उसके अंदर सिर्फ एक ही प्रोसीजर आजकल किया जाता है, जो प्रेफर किया जाता है, दैट इज नोन एज रेट्रोमस्कुलर सबले मैश रिपेयर। रेट्रोमस्कुलर सबले मैश रिपेयर, ठीक हो गया। अच्छा, एक चीज़ को यहाँ पे मैं और कैटेगराइज़ कर दूँ कि इंसिजनल हर्निया का ट्रीटमेंट जब आप लिखें, तो आप पहले एक बात लिखें कि ये 2 चीज़ों पे डिपेंड करता है, मतलब एक चीज़ पे डिपेंड करता है, दैट इज़ कि साइज़ क्या है हर्निया का।
लार्ज साइज्ड हर्निया है तो उसका ट्रीटमेंट ओपन होगा या लेप्रोस्कोपिक होगा, और अगर वेरी लार्ज साइज्ड हर्निया है तो उसका ट्रीटमेंट फिर बिल्कुल डिफरेंट होता है, और वो यूजुअली हम लोग ओपन सर्जरी के थ्रू ही फिर करते हैं। उसके लिए फिर हम लोग यूजुअली लेप्रोस्कोपिक सर्जरी की मदद मतलब कम लेते हैं, क्योंकि वेरी लार्ज जो डिफेक्ट्स होते हैं उनके लिए आपको पहले एब्डोमेन के अंदर स्पेस क्रिएट करना होता है। वो कैसे स्पेस क्रिएट करना होता है और वो क्या होता है वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। पहले हम लोग जो लार्ज साइज डिफेक्ट्स हैं इंसिजनल हर्निया के, उनकी सर्जरी के ऑप्शंस को डिस्कस करें। कि ओपन सर्जरी में हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है रेट्रोमस्कुलर सबले मैश रिपेयर का, और लेप्रोस्कोपिकली भी यही वाला जो सर्जरी है ये परफॉर्म की जा सकती है। इसका अलग से कोई नाम नहीं है। तो मैं लेप्रोस्कोपिक जो रिपेयर है उसको मैं अलग से नहीं पढ़ाने वाला। क्यों? क्योंकि आपने ओपन सर्जरी का जो प्रिंसिपल है वो ही लेप्रोस्कोपिक में भी अप्लाई करना है। फर्क सिर्फ यह है कि लेप्रोस्कोपिक में आपने वैसे ही, जैसे मैं आपको हर दफा बताता हूं कि चाहे आपको लेप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टमी आए, लेप्रोस्कोपिक थायराइडेक्टमी आए, लेप्रोस्कोपिक हर्नियोटमी आए, लेप्रोस्कोपिक बैरियाट्रिक सर्जरी आए, लेप्रोस्कोपिक हर्निया की सर्जरी आए, कोई भी लेप्रोस्कोपिक सर्जरी आए, बेसिक इंट्रोडक्शन आपने उसके अंदर यही देना होता है कि आपने पोर्ट्स के लिए इंसिजन कहाँ कहाँ पे दिए हैं, न्यूमोपेरिटोनियम कैसे क्रिएट किया, ओपन के मेथड के थ्रू, क्लोज मेथड के थ्रू, और बाद में अपने प्रोसीजर की सारी डिटेल्स वही बतानी होती हैं जो कि ओपन सर्जरी वाली होती हैं। ठीक है? तो यानी कि बात को अगर मैं शॉर्ट करूं तो लेप्रोस्कोपी की डिटेल्स आप लोगों ने खुद लिखनी है और एक दफा बुक से पढ़ भी लेनी है। लेकिन मैं समझाने के लिए जो कॉन्सेप्ट दूंगा वो ओपन सर्जरी का ही दूंगा, क्योंकि वो ज्यादा डाइवर्स और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। अब बच्चे, अगर रेट्रोमस्कुलर सबले मैश रिपेयर की बात की जाए तो ये जो ट्रीटमेंट है आपका, ये मैं आप लोगों को ऑलरेडी कल करवा चुका हूं, जब मैंने आप लोगों को अम्बिलिकल हर्निया का ट्रीटमेंट करवाया था जब पिछले लेक्चर्स के अंदर। ठीक है? होता बच्चे बेसिकली क्या है कि ये आपका रेक्टस मसल है राइट साइड का, ये आपका लेफ्ट साइड का, और मैंने बताया था कि इसके ऊपर आपकी ये एंटीरियर रेक्टस शीथ है और ये पीछे की तरफ बच्चे पोस्टीरियर रेक्टस शीथ है। ऐसे ही है ना? तो आपने क्या करना है कि एक प्लेन क्रिएट करना है रेक्टस मसल और पोस्टीरियर रेक्टस शीथ के बीच में। तो आप ब्लंट डायसेक्शन की मदद लेते हुए रेक्टस मसल और ये पोस्टीरियर रेक्टस शीथ के बीच में ये स्पेस जो क्रिएट करते हो, इसको हम लोग कहते हैं रेट्रोमस्कुलर स्पेस, यानी कि रेक्टस मसल के पीछे मौजूद स्पेस। ये स्पेस तब ही क्रिएट होगी जब सबसे पहले आप एंटीरियर लेयर को डायसेक्ट करोगे, यहां से पीछे आओगे, और जो आपकी पोस्टीरियर लेयर है ये वाली, जिसको मैं ब्लैक कलर के अंदर अभी शो कर रहा हूं, ये देखो, ये एक है पोस्टीरियर रेक्टस शीथ, ये दूसरे साइड की। इन दोनों को आपस में ऐसे ज्वाइन करा दोगे। जब इनको ज्वाइन कराओगे तो ये एक सिंगल लेयर बन जाएगी। तो आपका रेक्टस मसल इसके आगे ऐसे करके पड़ा होगा। अब दरमियान में जो ये स्पेस ऑक्यूपाई है, ये वाली स्पेस, इस स्पेस के अंदर आपने आपका मैश रखना है। इसको हम लोग कहते हैं रेट्रोमस्कुलर सबले, यानी कि उसके नीचे, मसल के नीचे आपने मैश की प्लेसमेंट की है। रेट्रोमस्कुलर सबले मैश रिपेयर इज एन आइडियल चॉइस फॉर द रिपेयर ऑफ इंसिजनल हर्निया डिफेक्ट्स। ये आपने याद रखना है। ठीक है? एक और चीज यहाँ पे मैं हाईलाइट करता चलूं, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि 5 सेंटीमीटर का डिफेक्ट है यहाँ पे, तो इसके ऊपर मैं मैश कैसे रखूंगा, कितने साइज का मैश रखूंगा। आपने एक बात हमेशा याद रखनी है कि जब भी आपने उस डिफेक्ट पे मैश प्लेस करना है तो कम से कम जो मैश है वो डिफेक्ट से 5 सेंटीमीटर अवे तक स्प्रेड करता हो। ठीक है? यानी कि अगर मैंने ये एक सुराख था तो इसके ये 5 सेंटीमीटर का अगर सुराख है तो कम से कम इसके ऊपर मैं 10 सेंटीमीटर का मैश रखूंगा, जो कि 5 सेंटीमीटर इसके अराउंड पूरे का पूरा कवरेज प्रोवाइड करे। वैसे तो मुझे वैल्यूज एरिया में सेंटीमीटर स्क्वायर के हिसाब से बतानी चाहिए, लेकिन हम मैथ्स की डिटेल्स में नहीं जाएंगे। सिर्फ मैं आपको ये समझाऊंगा कि 5 सेंटीमीटर इन ऑल डायरेक्शंस मैश की एक्सटेंशन होनी चाहिए उस डिफेक्ट से। अब आप ये देखें कि जो लार्ज इंसिजनल हर्निया के डिफेक्ट्स हैं वो तो हमने ट्रीट करवा लिए। जो वेरी लार्ज इंसिजनल हर्निया के डिफेक्ट्स हैं उनको हम लोग कैसे ट्रीट करते हैं? सबसे पहली बात आपको ये पता होना चाहिए, आपकी बुक के अंदर एक रूल लिखा हुआ है कि अगर आपकी जो इंसिजनल हर्निया की जो सैक है उसका वॉल्यूम 25% से ज्यादा है एब्डोमिनल कैविटी से, सिटी स्कैन के ऊपर ना आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपका जो सैक का डायमीटर है या जो सैक का वॉल्यूम है वो कितना है कंपेयर टू एब्डोमिनल कैविटी। फॉर एग्जांपल समझाने के लिए ये कह रहा हूं कि एब्डोमिनल कैविटी का जो वॉल्यूम है वो 4 लीटर है। ठीक है? और जो आपका जो सैक जो है एब्डोमिन से बल्ज कर रही है ऐसे करके बाहर करके,
उसका जो वॉल्यूम है वो मैं कहता हूँ 5 लीटर है। तो इसका तो मतलब है ये 25% या 6 लीटर है इसका वॉल्यूम। तो मैं तो ये तो ज़्यादा हुआ एब्डोमिनल कैविटी के भी वॉल्यूम से। अब बात ये है कि जब तक आपका गट एब्डोमेन के अंदर मौजूद था, तो तब वो रिस्ट्रिक्टेड था, तब वो उसी के अंदर ग्रो करता था। लेकिन जब वो एक अपनी उसकी एब्नॉर्मैलिटी डेवलप हुई और वो एक डिफेक्ट के थ्रू निकल के बाहर की तरफ ग्रो करना शुरू हुआ, तो फिर वो अपने डायामीटर के अंदर, अपने वॉल्यूम के अंदर एक्सपैंड कर जाता है, फैल जाता है। जब वो एक्सपैंड कर जाता है, तो फिर उसकी वापस ये टेंडेंसी नहीं रहती कि वो उसी एब्डोमिनल कैविटी में कंप्रेस होके वापस चला जाए। इसी को तो हर्निया कहते हैं, यही तो बेसिक डिफेक्ट है। तो सीटी स्कैन के ऊपर अगर आपको ये अंदाजा हो गया है कि जो आपका इंसिजनल हर्निया है, उसका वॉल्यूम 25% से भी ज्यादा एक्सीड कर गया है कंपेयर टू एब्डोमिनल कैविटी का वॉल्यूम, तो इसका मतलब है कि वो वेरी लार्ज इंसिजनल हर्निया है और उसके लिए पहले आपको स्पेशल प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। किस चीज की स्पेशल प्रिपरेशन? स्पेशल प्रिपरेशन इस चीज की करनी पड़ेगी कि जो एब्डोमेन का वॉल्यूम है वो तो कांस्टेंट है। फॉर एग्जांपल वो 4 लीटर था, अभी भी 4 लीटर है। मसला बेसिकली ये है कि अब उस 4 लीटर के अंदर ये 6 लीटर वाला गट जो कि एक्सपेंड किया हुआ है, इसको मैं कैसे अकोमोडेट करूं? इसको अकोमोडेट करने के लिए मुझे एब्डोमेन को थोड़ा सा ओपन करना पड़ेगा और एब्डोमेन का वॉल्यूम बढ़ाना पड़ेगा, ताकि वो वाला गट उसके अंदर मैं सेटल करवा सकूं। अगर मैं एब्डोमेन को खोलने की एबिलिटी नहीं रखता, एब्डोमेन का वॉल्यूम नहीं बढ़ाता, तो बहुत सारे पल्मोनरी और वास्कुलर कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो सकती हैं और हर्निया की रिकरेंस जो है वो इंक्रीज कर सकती है। ठीक है? यानी कि मैं आपको ये कहूं कि एक आपके पास बाउल है, उस बाउल के अंदर आपने जो है 5 किलो चावल जो है वो समाने हैं। ठीक है? लेकिन वो चावल जो है आपने पानी में भिगो के रखे, तो चावलों का साइज तो बढ़ गया। अब वही 5 किलो चावल जो हैं, जो पहले उस बाउल में पूरे आ रहे थे, वो अब पूरे नहीं आ रहे, तो वो बाउल से गिरेंगे। तो बिल्कुल इसी तरह जो गट है आपका, वो एब्डोमेन में से निकलेगा बाहर-बाहर। उसको कैपेसिटेट करने के लिए आपको एब्डोमिनल डोमेन को इम्प्रूव करना होगा, ताकि एब्डोमिनल एक्सपेंशन हो सके और एब्डोमेन के अंदर वॉल्यूम ज़्यादा क्रिएट हो सके। तो एब्डोमेन के वॉल्यूम को इंक्रीज़ करने के लिए हम क्या-क्या मेथड अपना सकते हैं? सबसे पहली बात ये कि आप प्री ऑपरेटिवली पेशेंट को की न्यूमोपेरिटोनियम क्रिएट कर सकते हैं। न्यूमोपेरिटोनियम क्रिएट करने से ये होता है कि एब्डोमेन की वॉल्स जो होती हैं वो डिस्टेंड कर जाती हैं। यानी कि आपने आर्टिफिशियली बाहर से ऐसी गैसेस दी जिनकी वजह से एब्डोमिनल कैविटी खुलती गई, क्योंकि एब्डोमेन की जो स्किन है वो आपकी एक्सपेंसाइल है। तो जब आप उसके अंदर गैस भरेंगे, तो एब्डोमेन फॉर एग्जांपल पहले इतना है, तो गैस भरने के बाद वो और एक्सपेंड कर जाएगा। तो इस तरह आप एब्डोमेन को अडैप्ट करवाएंगे न्यूमोपेरिटोनियम क्रिएट करके कि वो एक्सपेंसाइल होता जाए। ठीक है? ये एक तरीका है। दूसरा तरीका एब्डोमेन के अंदर वॉल्यूम इंक्रीज करने का ये है कि आप ओमेंटम की रिजेक्शन कर दें। ओमेंटम जो है वो आपका एडिशनल टिश्यू है, उसको आप कट कर दें, उसकी आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक हो गया? या फिर आप ये करें कि कोलोनिक रिपेयर करें, या फिर आपका जो बावल है उसको आप कट करें, जो कि आपको नहीं चाहिए। ठीक हो गया? और एक और इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये एब्डोमेन है और इसके अंदर ये डिफेक्ट मौजूद है, तो डिफेक्ट के ऊपर आप मैश की प्लेसमेंट कर दें, तो भी एब्डोमेन का वॉल्यूम किसी हद तक जो है वो बढ़ जाएगा। एक टेक्नीक है जिसने रिसेंट ईयर्स के अंदर बहुत ज़्यादा मतलब नाम कमाया, उसको हम लोग कहते हैं रेमिरिज कंपोनेंट टेक्निक, रेमिरिजिस कंपोनेंट टेक्निक, कंपोनेंट सेपरेशन टेक्निक। इसका क्या मतलब है? ये बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है, अच्छे बच्चों को ये आती है वाइवा के अंदर और समझ भी आई होती है। तो आप लोग पहले इसको समझें, ताकि फिर आप लोग एग्जामिनर को बताने के काबिल हों और आप लोगों को पता हो कि ये वाली टेक्निक हम सबसे ज़्यादा कॉमनली क्यों यूज़ करते हैं एब्डोमेन को एक्सपेंड करवाने के लिए। जैसे मैंने आपको कल एब्डोमेन के मसल्स समझाए थे, बिल्कुल वैसे ही आज दोबारा समझाता हूँ। आप लोग मेरे साथ ड्रॉ कीजिए, ये आपका राइट साइड का रेक्टस है, ये लेफ्ट साइड का रेक्टस मसल है। इसके ऊपर ये आपकी एंटीरियर रेक्टस शीट है और ये पीछे की तरफ आपकी पोस्टीरियर रेक्टस शीट है। ठीक है? साइड पे आपके एब्डोमेन की लैटरल वॉल के ऊपर 3 मसल्स हैं, ये आपका एक्सटर्नल ऑब्लिक है, ये आपका इंटरनल ऑब्लिक है, ये ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस है। इसी तरह यहाँ पे भी आपके यही तीनों वाले मसल्स होंगे। अच्छा, अब करते बच्चे हम लोग बेसिकली क्या हैं कि रेक्टस मसल से लैटरली हम लोग रिलैक्सिंग इंसिजन देते हैं एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल के अंदर। यहाँ पे हम लोग एक कट लगाते हैं दोनों साइड्स पे और एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल के अंदर भी। इधर हम लोगों का इंसिजन देने से फायदा ये होता है कि नॉर्मली यहाँ पे बड़ी एक कंस्ट्रिक्टेड जोन है।
ठीक है? ये बड़ी यहाँ पे एक टेंस प्रेशर ज़ोन है। इसको यहाँ पे मैं एरोज़ की फॉर्म में शो कर रहा हूँ कि ये मसल्स दोनों तरफ से यहाँ पे भी मसल की एक पुल फ़ोर्स है, पुश फ़ोर्स है और यहाँ पे भी एक पुल पुश फ़ोर्स है। तो ये मसल्स खींच के रख रहे हैं रेक्टस शीथ को। जब मैं इनमें इंसिजन दे दूँगा तो ये ढीले पड़ जाएँगे। तो इनके ढीले पड़ने की वजह से क्या होगा कि जो आपका रेक्टस मसल होगा ये ज़रा रिलीव्ड हो जाएगा और आपका एब्डोमेन का नॉर्मली सरकम्फ्रेंस अगर इतना है तो रिलैक्सिंग इंसिजन देने के बाद वो इतना हो जाएगा, ज़्यादा खुल जाएगा। यानी कि मैंने यहाँ पे कट्स लगा दिए, तो ये जो साइज़ है एब्डोमेन का ये बढ़ गया। इसको हम लोग कहते हैं रैमिरेज़ कंपोनेंट सेपरेशन टेक्नीक जिसके अंदर हम लोग रिलैक्सिंग इंसिजन देते हैं एक्सटर्नल ओब्लिक मसल के अंदर। इसकी एग्ज़ाम्पल अगर आपको अभी भी नहीं समझ आई तो मैं दोबारा कोट कर देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हम लोग पैजामाज़ में डालने वाली इलास्टिक को यूज़ करते हैं, वो इलास्टिक को अगर आप खींच के रखें सारा वक़्त तो वो टेंस रहेगी, लेकिन अगर आप उसमें जगह-जगह पे छोटे-छोटे कट लगा दें, तो वो लूज़ पड़ जाएगी, ठीक हो गया? और आपका जो डायामीटर है वो इंक्रीज़ कर जाएगा। बिल्कुल इसी तरह ये इसकी एग्ज़ाम्पल है कि ये वो टेक्नीक है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा यूज़ होती है एब्डोमेन को एक्सपेंड करने के लिए, एब्डोमेन के मस्कुलेचर को रिलैक्स करने के लिए, ताकि वो टेंस डिस्टेंडेड गट को सँभाल सके अपने अंदर। वेरी लार्ज इंसिजनल हर्निया के अंदर ये वाली प्रिपरेशंस आपको पहले करनी पड़ती हैं और फिर आप लोग नॉर्मल जैसे प्रोसीजर है गट को रिप्लेस करने का, सैक को डायसेक्ट करके काट के वैसे आप लोग गट को वापस रिप्लेस कर देते हैं। ठीक हो गया? अब बच्चे ये देखा जाए कि जब भी हम लोग किसी पेशेंट की कोई प्राइमरी सर्जरी कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल वो पेन एब्डोमेन के साथ प्रेज़ेंट किया और हमें उसकी एक्सप्लोरेटरी लेप्रोटोमी करनी पड़ रही है, तो एक्सप्लोरेटरी लेप्रोटोमी तो मैंने कर दी, अब मुझे उसको इंसिजनल हर्निया से बचाना है कि उसको आइंदा ईयर्स में इंसिजनल हर्निया ना हो। तो मुझे ऐसे कौन से मेजर्स उसी वक़्त लेने चाहिए पहले ऑपरेशन पे कि उसको आइंदा ये कॉम्प्लिकेशन ना डेवलप करे? तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है बच्चे कि आपकी एप्रोक्सिमेशन अच्छी होनी चाहिए जिन लेयर्स के अंदर जो डिफेक्ट है उसको आप क्लोज कर रहे हैं। जैसे एक्सप्लोरेटरी लेप्रोटोमी के केस के अंदर आपका ये मिड लाइन इंसिजन है, या आपके रेक्टस मसल है, तो आप इनको अच्छे तरीके से दोनों साइड के मसल्स को सूचर करें, तो इनकी अप्रोक्सिमेशन से आप ये देखें कि इंसिजनल हर्निया जो है वो उसका डेवलप होने का चांस कम हो जाएगा। ठीक है? अप्रोक्सिमेशन अच्छी होनी चाहिए। नंबर 2, नॉन अब्सॉर्बेबल सूचर्स आपको यूज़ करने चाहिए जो कि या फिर स्लोली अब्सॉर्बिंग सूचर, वेरी स्लोली अब्सॉर्बेबल, ठीक है? क्योंकि अगर सूचर्स जल्दी अब्सॉर्ब हो जाएँगे, तो स्किन की तो आपस में यूनियन होगी ही नहीं और सूचर्स पहले ही खत्म हो जाएँगे, ठीक हो गया? इसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए कि एडिक्वेट साइज़ आप यूज़ करें सूचर का, यानी कि ऐसे ना हो कि कहीं आप बहुत ज़्यादा छोटे और बारीक सूचर्स यूज़ कर रहे हों, सबसे इम्पोर्टेंट इंसिजन के लिए जो कि आपकी पूरी बॉडी में है, दैट इज़ मिड लाइन इंसिजन ऑफ एब्डोमेन, जो कि यूँ करके फटता है, पेट में इतना ज़ोर होता है। तो सबसे तगड़ा सूचर आपने यूज़ करना है जो कि सबसे सूटेबल भी हो। नंबर 4, आपने ये रूल याद रखना है कि सूचर्स जो हैं वो कम से कम 1 सेंटीमीटर अपार्ट हों और 1 सेंटीमीटर डीप हों, ठीक है? 1 सेंटीमीटर अपार्ट एंड 1 सेंटीमीटर डीप, इस बात का क्या मतलब है? फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ ऊपर से कि ये 2 लेयर्स हैं, ठीक है? ये इन 2 लेयर्स को मुझे आपस में अप्रॉक्सिमेट करना है। तो सूचर्स की मेरी प्लेसमेंट ऐसी हो कि ये आपका जो आपका ये मार्जिन है, इससे 1 सेंटीमीटर अवे हो यहाँ पे भी और इससे 1 सेंटीमीटर अवे हो यहाँ पे भी सूचर, ठीक है? ऐसे ना हो कि कोई 2 सेंटीमीटर अवे है, कोई 0.5 सेंटीमीटर अवे है, नो दैट्स रॉन्ग। आपने इक्वल डिस्टेंस के ऊपर 1-1 सेंटीमीटर के सूचर्स लेने हैं, ये आपका बेसिक प्रिंसिपल है। और किस मार्जिन से? आपकी जो वुंड का एज है, इस मार्जिन से, जिसको ये मैं हाइलाइट कर रहा हूँ। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि सूचर्स के बीच में आपस में जो डिस्टेंस है, वो भी 1 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो ये आपने रूल्स फॉलो करने हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, खास तौर पे एब्डोमिनल क्लोजर में भी और बाकी जगहों पे भी जो यूज़ होता है, दैट इज़ नोन एज़ जेनकिन्स रूल्स। ये आप लोगों को लाज़मी आना चाहिए, आपके एमसीक्यू का भी टिपिकल क्वेश्चन है। जेनकिन्स रूल्स ये कहता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 2 सर्फेसेस के बीच में ये 2 सर्फेसेस हैं जिनके बीच में ये स्पेस है, जिसको मुझे सूचर करना है, ठीक है? ये मैं ऐसे पिंक कलर के अंदर शो कर रहा हूँ, ये डिफेक्ट है, इसको मुझे सूचर करना है। तो कहता है इसको सूचर करने के लिए जो आपको सूचर लेंथ लगनी चाहिए, यानी कि जो आपका धागा है, कम से कम उसकी लेंथ जो है वो 4 टाइम्स होनी चाहिए कंपेयर टू द वुंड लेंथ, 4:1। यानी कि अगर ये एक वुंड है और इसकी जो लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर है, तो कम से कम उस पे 40 सेंटीमीटर का धागा लगना चाहिए, तो ही ये अच्छे तरीके से सूचर हो सकेगा।
ये वाली बात आपको समझ आई? दिस इज एक्चुअली जेंकिंस रूल। कभी भी आपसे कोई पूछे व्हाट इज जेंकिंस रूल, तो आपने कहना है द रेशियो ऑफ suture लेंथ टू द रेशियो टू द लेंथ टू द वुंड लेंथ शुड बी 4:1, यानी कि सूचर लेंथ जो है वुंड लेंथ से कम 4:1 का रेशियो रखती हो और इतना सूचर लगेगा तो ही इसका मतलब है कि वो अप्रोप्रिएट लगा है। तो ये बच्चे जो बेसिक रूल्स थे ये आपकी बुक के अंदर बताए गए हैं और मैंने हाईलाइट कर दिया है, और मैंने कोशिश यही की है कि बेले के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हर्निया से रिलेटेड और जितनी इंपॉर्टेंट लाइंस आपकी बुक में लिखी हैं वो मैं आप लोगों को अपने लेक्चर्स में बता दूं। इसी के साथ हमारा हर्निया का टॉपिक कंप्लीट होता है। जो छोटे छोटे हर्नियाज दिए हैं वो आप लोग खुद स्टडी करेंगे इंशाल्लाह।